नमस्कार, मैं वो अशोक श्रीवास्तव। अभी आप देख रहे थे वडनगर से विश्व मंच तक। देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन की एक कहानी, वडनगर से कैसे वो मुख्यमंत्री तक पहुंचे और मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री से जननायक और फिर विश्व नायक तक, विश्व मंच तक वो कैसे पहुंचे, इसकी आपने कहानी देखी। लेकिन इस कहानी में अभी और भी बहुत कुछ है और वही हम आपको बताएंगे। वो जो कहानी है वो दरअसल सेवा, समर्पण और सुशासन के 20 साल की कहानी है। वडनगर का एक छोटा सा लड़का चाय बेचते बेचते गुजरात का मुख्यमंत्री बना और उसके बाद देश के वो प्रधानमंत्री बने। ये एक बात है, लेकिन इस सब के बीच उन्होंने 20 साल, जी हाँ 20 साल उन्होंने सेवा, समर्पण और सुशासन के नाम किए। यानी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे 7 अक्टूबर 2001 को, उसके बाद से लेकर आज तक वो लगातार सेवा, समर्पण और सुशासन के लिए काम कर रहे हैं। और अगर आप कुल मिलाकर देखें तो इस समय में, इस काल में उन्होंने जो 20 साल से ज्यादा का कुछ समय है, अगर इसको हम आकलन करें तो 7,500 से ज्यादा दिन है। जी हां, नोट कीजिएगा, 7,500 से ज्यादा दिन तक लगातार उन्होंने पब्लिक लाइफ में, सार्वजनिक जीवन में काम किया है, प्रधानमंत्री के तौर पर और मुख्यमंत्री के तौर पर। और बड़ी बात है, इस 7,500 जो दिन हैं, इन 7,500 दिन में उन्होंने एक दिन का भी अवकाश नहीं लिया है। अपने आप में कितना अचंभा और कितनी बड़ी बात लगती है। लेकिन इस 20 साल के जो उनका काल है, जीवन का काल है, उनका जो सार्वजनिक जीवन में जो उनकी जो तमाम उपलब्धियां हैं, जो उन्होंने जो काम किया, उसको कैसे देखा जाना चाहिए, इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। आइए जल्दी से तीनों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक हैं। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं और सभी जानते हैं डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को। मेरे साथ पीके लहिड़ी जी हैं। पीके लहिड़ी जी सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी कम ट्रस्टी हैं सोमनाथ के, और उन्होंने हाल ही में ये जिम्मेदारी संभाली और एक लंबा अनुभव उनका रहा है सार्वजनिक जीवन में और एक जो है ब्यूरोक्रेट के रूप में। मेरे साथ तीसरे मेहमान देवेंद्र पटेल जी हैं। देवेंद्र पटेल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, गुजरात के, उस गुजरात के जहां से नरेंद्र मोदी विश्व मंच तक पहुंचे हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। मैं डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक आपसे शुरू करता हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि स्वच्छता के लिए आपने जो काम किया वो एक अलग बात है। मैं उस सवाल पर आऊंगा, क्योंकि स्वच्छता के लिए आपकी जो एक सोच थी, उस पर कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत में काम किया। लेकिन उससे पहले एक मिशनरी और एक विजनरी के तौर पर जानना चाहूंगा, कैसे आप आकलन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन 20 साल के सार्वजनिक जीवन के कार्यकाल को? बहुत ही अच्छा कार्यकाल है ये, और इसमें जो कार्य हुए हैं, कुछ कार्य तो ऐसे हैं जो असंभव था। आजादी के बाद से ही वो कोई कर नहीं सका, किसी कारण से वो टलता चला गया। जिसमें कि कश्मीर की समस्या है, और ये समस्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण ही ये समस्या का समाधान हो सका, नहीं तो कभी होता ही नहीं। मैं स्वयं था श्रीनगर में अपने किराए के मकान में, जिसमें सुलभ का काम वहाँ चल रहा था। एकाएक मुझे खबर आई कि आप लोग घर खाली हो गए, जल्दी से भागिए यहाँ से। भाई क्या होगा, एकाएक तो नहीं, आतंकी लोग आ गए हैं और चारों तरफ से घर घेर लिया है और आपके हाथ निकल जाएगी। वो स्थिति थी उस समय में कश्मीर पे। तो इसको जो 370 हटा करके एक ऐसा परिचय दिया लौह पुरुष का कि उनके कारण ही एक कश्मीर में आज इतनी खुशहाली है, लोग खुश हैं, सारे कार्य हो रहे हैं, अच्छा हो रहा है। दूसरा जो मेरा अपना है मानना, जो 3 तलाक की समस्या, यह भी संभव नहीं था। और ये तो महिलाओं के लिए और कितनी खुशी की बात हो सकती है कि कोई भी आदमी जब चाहे पति तो उसको तलाक कह दे। तो ऐसे काफी कार्य जो प्रधानमंत्री जी के हुए, जो पहले कभी नहीं हुए। तो अब गिनाने से तो बहुत समय लगेगा। तो मेरा कहना है कि जो उज्ज्वला इंधन धन की योजना है,
गैस की योजना, सारे योजना को देखिएगा एक बार देखकर, तो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो देश का विकास हुआ है, और सबसे बड़ी बात हुई है कि आज दुनिया में हम सर ऊंचा करके चलते हैं, उसमें इनका नेतृत्व जो है सबसे ऊंचा है, सबसे ऊपर है। और समस्या एक तरफ और ये एक तरफ कि आज हम विश्व में सब उठा के चलते हैं, सब हमारा सम्मान करते हैं, मोदी जी को सबसे प्रथम स्थान देते हैं, तो ये हमारे देश के लिए बड़े ही गौरव की बात है। ये आपने कहा जिसको कई लोग कहते हैं, और कभी भी आप भारत के बाहर भी जाएं तो जो भारतवंशी हैं वो लगातार इस बात को कहते हैं कि भारतवंशियों को देखने का, भारत को देखने का नज़रिया दुनिया का बदला है। लेकिन आपने सही कहा, 370, 3 तलाक ऐसी चीज़ें थी जिसको कोई सोच भी नहीं सकता था, ये सब कुछ हुआ है। लेकिन पीके लहरी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि 370 और ये सब चीज़ें तो हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा अभी सोमनाथ के बारे में, क्योंकि एक हम प्रधानमंत्री का एक अलग रूप देखते हैं जब वो सोमनाथ पहुँचते हैं, और वो सोमनाथ के रूप में उन्होंने बाकायदा जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने सोमनाथ के लिए किस तरह से काया पलट के लिए काम किया, आज जब वो प्रधानमंत्री हैं तब भी लगातार चिंता करते हैं। अभी उन्होंने कुछ नए प्रोजेक्ट्स का वहाँ पर लॉन्चिंग की। तो ये जो एक निरंतरता है कि कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, ये उनकी एक क्या सबसे बड़ी एक क्वालिटी लगती है। किसी चीज़ को वो करके छोड़ते नहीं, एक जगह पे विराम नहीं लगाते, फुल स्टॉप नहीं लगाते, एक अनवरत जो है चीज़ वो चलती रहती है डेवलपमेंट की, विकास की। सोमनाथ के इतिहास से हम सब लोग परिचित हैं। सरदार पटेल हमारे लौह पुरुष के संकल्प को साकार करके यहाँ जो मंदिर का निर्माण हुआ है, उसके साथ नरेंद्र भाई मोदी बहुत साल से जुड़े हुए हैं। जब यहाँ से राम मंदिर के लिए रथ यात्रा प्रस्थान की तो उनके पूरी संचालन की जिम्मेवारी उन्होंने वहन की थी। सोमनाथ से उनका लगाव तो है ही, किंतु 10 साल पहले जब वो ट्रस्टी के रूप में इस मंदिर के साथ जुड़े, तब से इनकी कुछ चिंताएं रही हैं कि सोमनाथ का मंदिर सबसे स्वच्छ मंदिर हो। और मुझे कहते हुए खुशी है कि आज शायद सब मंदिरों में एक सबसे स्वच्छ मंदिर देखना है तो लोग सोमनाथ का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। दूसरा कि यहाँ जो यात्री आए वो एक ऐसा अनुभव लेके जाए कि उनको लगे कि मैं भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए गया था, किंतु मेरे पूरे व्यक्तित्व पर वो एक जो प्रसंग है दर्शन का, उसकी अमिट छाप बनी रहे। इसके लिए उनके लिए सुविधा हमें मुहैया करानी है और सुरक्षा भी रखनी है और सुव्यवस्था भी रखनी है। वैसे मैंने 2001 से लेकर 2008 तक करीबन 7 साल तक मैंने माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ गुजरात में काम किया। तो उसकी जो पंचामृत पंचशक्ति की बात थी, तो ज्योतिर्ग्राम का कार्य जो सब लोग इम्पॉसिबल बोलते थे, नामुमकिन बोलते थे, वो 1.5 साल में पूरे के पूरे गुजरात के 18,000 से ज्यादा गांव में 24 घंटे अविरत बिजली की पूर्ति करने का काम उन्होंने करके दिखाया। वाइब्रेंट गुजरात के माध्यम से उद्योगों के लिए और विश्व में जो भी कोई निवेश करना चाहता है उसको गुजरात की ओर देखना चाहिए, क्योंकि ये एक श्रेष्ठ स्थल बना है। ये काम भी उन्होंने किया। कृषि महोत्सव के माध्यम से उन्होंने गुजरात के किसानों के लिए जो रुई और मूंगफली जैसे कमर्शियल क्रॉप जो हम बोलते हैं कि व्यापार होता है, तो उसमें इतनी बढ़ोतरी हुई कि जो भारत देश में पूरा रुई बनता था, कॉटन पैदा होता था, वो अकेले गुजरात में पैदा होने लगा। सारे देश का जो हो रहा था 5 साल पहले, उनके 5 साल के कार्यकाल में वो हुआ। उन्होंने कृषि महोत्सव के साथ साथ प्रवेशोत्सव भी किया, तो उसमें जो भी बच्चियां थी, बच्चे थे जो गांव में पढ़ने नहीं आते थे, तो सबसे मंत्रियों को जो उच्च अधिकारी है सबको गांव में भेज के जुलाई महीने में पूरा रजिस्ट्रेशन करके और दूसरे साल वो भी देखे कि वहां ड्रॉप आउट नहीं है। ये काम भी वहां हुआ। और जल संचय का काम जो हुआ उसमें मल्टीपर्पज नर्मदा इंटर स्टेट प्रोजेक्ट था, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, तो उनको भी
पूरा किया और साथ में 18 लाख हेक्टेयर जमीन को पानी की सुविधा दी। उसमें माइक्रो इरिगेशन भी हुआ और छोटे छोटे खेत तालाब से लेकर गुजरात जो सूखाग्रस्त था, ये पूरा एक हरा भरा स्टेट बना। उसका श्रेय भी माननीय नरेंद्र भाई मोदी के दृष्टिकोण को और उनके प्रयत्न को जाता है। आपने अच्छा टाइटल रखा है, शीर्षक है कि वडनगर से विश्व मंच तक की उनकी जो सफर है वो संघर्ष की गाथा है। उन्होंने काफी संघर्ष किया है, मगर पिछले 20 साल में उन्होंने सेवा, सुशासन, स्वच्छता, सुरक्षा और समता का ये जो पंचामृत हम लोगों को दिया है, उसके लिए अगली पीढ़ियां उनको बड़े आदर के साथ, बड़े पूजनीय भाव से याद करेगी। और मुझे श्रद्धा है कि आज जब वो 71 साल पूरा करके 72 साल में कल प्रवेश होंगे, तब सारे देश की जनता उनके स्वास्थ्य और उनके ये शासन काल से जो भी फायदे हुए हैं वो बढ़ते चले, ऐसे प्रभु प्रार्थना करें। लाहिड़ी जी, आपने क्योंकि कहा कि जो है अनुशासन की बात करी और आपने सेवा की बात करी, इसलिए जल्दी से एक छोटी सी चीज, ये जो उनका क्योंकि आपने काफी समय उनके साथ काम किया, अभी हम प्रधानमंत्री के रूप में तो देख रहे हैं कि कोई अवकाश, कोई ऐसा दिन नहीं जब उन्होंने छुट्टी ली और सोचा हो कि चलो आज मैं ये कर लेता हूँ, या कभी वो विदेश दौरे पर भी जाते हैं तब भी ऐसा नहीं होता कि कभी वो एक दिन का विराम लेते हो। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी उनके दिन ऐसे, क्योंकि मुझे तो इतना याद है जब थोड़ा बहुत रिपोर्टिंग के समय का कि वो जब भरी गर्मियां होती थी, जब लोग छुट्टियों पर होते थे, तब वो बाकायदा किसी एक जिले में निकल जाते थे, वहां जाके लोगों से मिलते थे, वहां के हालचाल लेते थे कि वहां पे क्या करने का जरूरत है, क्या कुछ वहां पे काम करने का जरूरत है। इस तरह की स्मृतियां आपके मन में भी होंगी? बहुत ही। मैंने मुख्य सचिव के रूप में 2 साल उनके साथ काम किया, तो उनके वहां पूरा टाइम टेबल है, पूरा समय पत्रक है, उस हिसाब से वो चलते रहते हैं, उसमें कभी अवकाश की बात नहीं होती। और उनका ये भी कहना है कि आप थोड़ा सा सुबह योग कर लीजिए, अपने शरीर की जो भी देखभाल करनी है वो कर लीजिए, फिर शरीर तो काम से ही चुस्त दुरुस्त रहता है। और आप उनको रात को 2 बजे भी फोन कर लीजिए, या आप उनको कभी भी दिन में भी फोन करिए, उनकी आवाज वैसी ही रहती है, कभी उसमें थकान नहीं होती, कभी उसमें यह भी नहीं होता कि आपने इस समय पे मुझे क्यों फोन किया, ऐसा कोई भाव उनके मन में या शब्द में कभी नहीं होते। जब काम करते हैं राज्य में तो कई आपत्तियां आती हैं, कहीं रेलवे का एक्सीडेंट हो गया, कहीं भूकंप हो गया, सुनामी आ गई, तो हर समय वो स्वस्थ रहकर वो उसका जो भी काम करना है, शासन की ओर से जो गतिविधियां करनी है, उसके लिए चिंता करने लगते थे। और वो भी रात को कभी भी किसी को भी डायरेक्ट फोन करके कहेंगे कि भाई मैंने सुना कि यहाँ ये हादसा घटा हुआ है, तो आप क्या कर रहे हैं। और कभी हम उनको हादसे का पता करते हैं तो कहते हैं कि भाई ये माहिती, ये इंफॉर्मेशन मुझे अभी मिली। तो सदैव जागरूक रहना ये इनके प्रकृति का एक अविभाज्य अंग है। देवेंद्र पटेल जी, इस देश में गुजरात मॉडल की 2000 अगर मैं कहूं तो 12-13 के बाद से इस देश में गुजरात मॉडल पर चर्चा भी बहुत हुई है, बहस भी बहुत हुई है, उसको लेकर के अलग अलग तरह से उसकी व्याख्याएं भी की गई हैं। आज आप गुजरात में आपने बहुत कुछ देखा गुजरात मॉडल को लेकर। हमने बिजली पानी के बारे में तो सुना, वो सूखाग्रस्त क्षेत्र था, बहुत सारा इलाका, सुरेंद्रनगर जैसे इलाके थे जहाँ महिलाओं को पानी के लिए कई कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। पानी पहुंचा, बिजली पहुंची, और उसके अलावा खेती में भी हमने देखा 10% से ज़्यादा की ग्रोथ जो है गुजरात में हुई थी। गुजरात मॉडल और क्या मॉडल है जो आज हमको देश में दिख रहा है लागू होते हुए? बिल्कुल, ये विषय पर आने से पहले मैं 2 चीज कहना चाहूंगा। जी। एक तो टाइम मैगजीन में आज विश्व के 100 प्रतिभाशाली व्यक्तियों में नरेंद्र मोदी जी का नाम आया है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, कल प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है, तो उसकी मैं शुभकामना देता हूं। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि विश्व के 100 प्रतिभाशाली व्यक्तियों में हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम है। अभी आपने जो सवाल पूछा कि गुजरात मॉडल क्या है, तो गुजरात मॉडल क्या है ये बताने के लिए मुझे थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा।
एक जमाना था जब मोदी जी खुद एक एसटी बस में बैठकर एक आरएसएस के प्रचारक के तौर में दूर दूर के दूर दराज के गांव में जाते थे। दिन को बिजली होती थी, रात को नहीं होती थी, रात को नहीं होती थी, दिन को होती थी। जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने सबसे पहले उन्होंने 24 घंटे बिजली दे दी और आज यही मॉडल ये पूरे हिंदुस्तान में लागू करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं एक छोटे से गांव से आता हूं, मेरे गांव का नाम है आकरुन। आज से 25, 50 या 100 साल पहले हमारे गांव में न कोई पानी की सुविधा थी, ना ही कोई इरिगेशन की सुविधा थी। पूरे उत्तर गुजरात में एक कैनाल हो ही नहीं सकती, पानी आ ही नहीं सकता। ऐसा अंग्रेजों के ज़माने से उस पर लाल लाइन लगा दी थी। मोदी जी ने आके सुजलाम सुफलाम कैनाल शुरू करवाई। नर्मदा, जैसे नर्मदा तो बहुत सारी एरिया में, लेकिन छोटे छोटे एरिया में पूरे उत्तर गुजरात को नवपल्लवित करने का काम सुजलाम सुफलाम योजना ने किया। और इस वजह से कम आज 8 से 10 लाख किसान के खेत हरे भरे और हम नवपल्लवित देख सकते हैं। नंबर 1, मोदी जी ने आके ये शुरुआत इसी से की कि भाई किसान होना चाहिए, गांव में बिजली होनी चाहिए, गांव में सड़कें भी होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा काम किया उन्होंने गुजरात के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। तो उन्होंने काइट फेस्टिवल किया, नवरात्रि फेस्टिवल को, और कच्छ रणोत्सव किया। ये सभी जितने भी फेस्टिवल किए, इससे गुजरात की एक मार्केटिंग हिंदुस्तान में भी हुई और हिंदुस्तान के बाहर भी हुई। खास करके उन्होंने ग्लोबल समिट और स्पेशल वाइब्रेंट गुजरात के नाम से गुजरात में एक बहुत बड़ी पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाया। और इवन एक सबसे बड़े उद्योगपति ने तो कहा कि अगर गुजरात में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता है देन ही इज अ स्टूपिड। मतलब कि ये बात ये एक हिंदुस्तान के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने कहा। और दूसरा कि आपने पूछा गुजरात मॉडल क्या है, तो हर जगह पे ब्यूरोक्रेसी है, अपने पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट है। हम सब लोग जानते हैं कि टाटा का नैनो प्रोजेक्ट शुरुआत में पश्चिम बंगाल में सिंगूर में होने वाला था। वहाँ पर उनको कुछ दिक्कतें हुई, तो सिर्फ उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने सिर्फ एक मोबाइल पर एक मैसेज रतन टाटा को भेजा, वेलकम टू गुजरात। और सिर्फ एक मैसेज भेज के उन्होंने बहुत सारी बातें कह दी। टाटा ने अपने प्रतिनिधि मंडल को भेजा और उनको जो भी सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं उनको दे दी। टाटा के आने के बाद बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी ऑटोमोबाइल कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां गुजरात में आई और हर साल एक ग्लोबल समिट शुरू हुई है। वो एक मैसेज नहीं था, तीसरी बल्कि शायद एक पूरा मैसेज मॉडल क्या है। बुलेट ट्रेन एक कल्पना थी। आप अगर जापान में जाएंगे तो आप देख सकते हैं, या कहीं चाइना में जाए तो आप बुलेट ट्रेन देख सकते थे। लेकिन बुलेट ट्रेन का सपना भी मुख्यमंत्री के समय में नरेंद्र भाई मोदी ने देखा और उसका शिलान्यास भी उन्होंने किया। ये गुजरात मॉडल है और जब भी पूरी होगी तो पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी में ये बहुत बड़ा काम करने वाली है। दूसरा, गुजरात मॉडल क्या है। मैं आ रहा हूं। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद वो सिर्फ उद्योगपतियों के या बड़े बड़े धनवान लोगों के वो मुख्यमंत्री नहीं बने। हर वेंसडे को, हर बुधवार को अपना मुख्यमंत्री आवास में अपना प्रांगण सभी लोगों के लिए खोल दिया और उसको नाम दिया स्वागत प्लेटफॉर्म। कोई भी वहां पर आज आता है, कोई भी वहां पर आ सकता था, वो सीधा मोदी जी से मिल सकता था, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं था। आकर वो अपनी एप्लीकेशन या अपनी जो भी कंप्लेन वो दे सकता था और वहीं पर पूरे अफसर, पूरे बाबू लोग वहां पर हाजिर रहते थे और इमीडिएटली उसका निकाल करने के लिए गुजरात मॉडल क्या है वो भी मैं बताओ कि गुजरात को ई गवर्नेंस में कन्वर्ट करने का बहुत बड़ा काम किया। खास करके बहुत सारे गांवों को वाईफाई
की सुविधा दी। गुजरात के 2007 उन्होंने वो आज देवेंद्र पटेल जी आज वो पूरे देश में दिखता है। लेकिन आपने जो इंटरेस्टिंग बात कही, देवेंद्र पटेल जी, वो ये है कि आपने बताया कि किस तरह से बुधवार को उनका जो आम लोगों के लिए जब वो रास्ता मुख्यमंत्री निवास का खुलता था तो उसका नाम स्वागत प्लेटफॉर्म था, जबकि इस तरह से बहुत से मुख्यमंत्री नाम जो है बहुत सी जगह पर जनता दरबार नाम रखा जाए। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद मैं लौटता हूँ। रुकिएगा देवेंद्र पटेल जी, मैं ब्रेक के बाद लौट रहा हूँ, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। एक साल में वो क्या करने वाले हैं, उनका प्रेजेंटेशन देना पड़ता था। प्रेजेंटेशन देने के बाद उनको बताना था पड़ता था कि हम लोग ये योजना कैसे पूरी करेंगे, और एक साल के बाद उनका हिसाब किताब भी लिया जाता था कि भी ये काम कैसे होगा। मेरे ख्याल से ये काम जैसे कि कच्छ में रणोत्सव किया, कि काइट फेस्टिवल किया, और नवरात्रि मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद लौटता हूँ। स्वरूप देकर गुजरात, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद लौटता हूँ। सबसे बड़ा मैं बिंदेश्वर जी आ रहा हूँ, डॉक्टर साहब 1 मिनट आ रहा हूँ, एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूँ जी। ठीक है, फिर स्वागत है। और इस वक्त हम जो है बात कर रहे हैं सेवा, समर्पण और सुशासन के 20 साल। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीके लहड़ी जी जो कि सेक्रेटरी और ट्रस्टी हैं सोमनाथ के, लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, संस्थापक है सुलभ इंटरनेशनल, और देवेंद्र पटेल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, आप कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन आप अपनी बात भी रखें, लेकिन मैं एक सवाल छोटा सा ले लेता हूँ, उसके साथ आप अपनी बात रखें। क्यों एक असंभव को संभव वाली बात तो हम सब देख रहे हैं, बहुत सारे उसके उदाहरण दिए जा सकते हैं। आंकड़ों में मत जाइएगा सर, आंकड़े तो बहुत हैं बताने के लिए, दिखाने के लिए, लेकिन मैं आपसे दिल से एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप दिल से उसका जवाब दीजिएगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सत्ता संभाली, 38.7% देश में घर थे जहां पर शौचालय था, और आप भी शौचालय की बात लगातार सालों से कर रहे हैं। लेकिन क्या आप सोच सकते थे कि एक प्रधानमंत्री लाल किले से शौचालय की बात करेगा, झाड़ू लेकर सड़क पर उतर जाएंगे, और उसके बाद शौचालय निर्माण जो है, लोग स्वच्छता के लिए शौचालय उनके घर में हो, वो एक इतना बड़ा अभियान बन जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा अभियान? क्या आपको ऐसी कल्पना थी? हम आंकड़ों में नहीं जाएंगे, सिर्फ ये बताएंगे कि गांधी का सपना था कि ये देश साफ सुथरा हो। इसके लिए यहाँ तक कहा था उन्होंने, आज़ादी बाद में चाहिए और स्वच्छ भारत पहले। अब उसके कड़ी में जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये योगदान है कि देश को स्वच्छ बना दिया, आज देश स्वच्छ दिखाई पड़ रहा है, तो एक तो सामान्य गंदगी, और उसके बाद जो आप अभी आप कह रहे थे, तो ये घर में जो शौचालय थे, और आज हर घर में शौचालय अब हो गए हैं प्लस शौचालय, तो 10 करोड़ शौचालय बने करीब करीब 7-8 वर्ष में। ये असंभव था, ये संभव ही नहीं था। तो प्रधानमंत्री की निरीक्षा और जो प्रतिबद्धता थी, उसके चलते जो देश को आह्वान किया उन्होंने, उसके चलते हर घर में आज शौचालय है और देश साफ सुथरा हो सका है। उसमें जो महत्वपूर्ण बात है, आज हर जगह स्वच्छता की बात हो रही है, स्कूल हो, कॉलेज हो, ऑफिसेस हो, अब लोग चलते हुए बस में, रेल, मतलब स्वच्छता का आह्वान उन्होंने किया, और आज हर आदमी स्वच्छता की बात, इनके जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि आज हर आदमी, लोगों का जो एटीट्यूड है, मनोवृत्ति है, वो बदल चुका है, और हर आदमी चाहता है कि हम गंदगी ना करें। हर आदमी चाहता है कि हमारे घर में शौचालय हो जाए और कोई भी आदमी खुले रूप में शौच ना करे। तो ये जो मानसिकता जो बनाई है प्रधानमंत्री जी, वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि आज कंपटीशन हो रहा है, गाने बनने, फिल्म भी बनी इस पर, ये जो है कि जो एक स्वच्छता की लहर जो प्रधानमंत्री जी ने फैलाई, वो महत्वपूर्ण है। हम भी आंकड़े की बात नहीं कर रहे हैं कि जो लोगों का मन बदला, और ये बदला इसलिए कि इन्होंने इसको राजनीतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से इतना समर्थन दिया इसको। इसके पहले कोई प्रधानमंत्री, सबने काम किया है, हम किसी प्रधानमंत्री की बात नहीं करते हैं, लेकिन इन्होंने
जिस प्रकार से स्वच्छता को, देश स्वच्छ रखे जो गांधी चाहते थे कि आज़ादी के से पहले स्वच्छ देश हमारा स्वच्छ हो, उसको पूरा करने में यदि योगदान है तो प्रधानमंत्री मोदी का है। और गांधी के बाद यदि किसी का नाम आप ले सकते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि स्वच्छता को इन्होंने एक प्रकार से जन जन तक पहुंचा दिया, घर तक पहुंचा दिया। अब स्थिति ये हो गई है कि कोई आदमी कुछ फेंकना चाहता है और आप वहां खड़े हैं तो तुरंत हाथ पकड़ लेंगे, डॉक्टर पाठक बाहर क्यों फेंक रहे हो। जी डॉक्टर पाठक, जब प्रधानमंत्री ने लाल किले से शौचालय, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है, शौचालय की भी बात करी, अभी उन्होंने जो है बाद में जो है अगर देखें तो उन्होंने जो है महिलाओं के लिए भी जो है सैनिटरी नैपकिन की लाल किले से बात की। जब उन्होंने शौचालय का जिक्र किया था एकदम से आपको क्या क्या महसूस हुआ था? क्योंकि कोई ये सोच भी नहीं सकता था प्रधानमंत्री लाल किले से शौचालय की बात करेंगे। हमारे मन में बात यही आई कि इसके पहले सिर्फ 3 बार पार्लियामेंट में सैनिटेशन शब्द का प्रयोग हुआ था। 3 बार सैनिटेशन का प्रयोग हुआ था जब से मुझे याद है जी। और कभी शौचालय की बात तो कभी पार्लियामेंट में कभी की ही नहीं गई। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री ने जो लाल किले से आप कह रहे हैं, ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने शौचालय की बात लाल किले से की। और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से शौचालय की बात की, ऑस्ट्रेलिया में की बात की, शंघाई में की, दक्षिण अफ्रीका में की। तो जहां जहां जाते गए प्रधानमंत्री सब जगह शौचालय की चर्चा की जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि शौचालय के लिए जितनी प्राथमिकता जी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी उतना किसी ने नहीं दी। और साथ साथ उसको पूरा करवाया भी, घर घर तक पहुंचवाया उसको, उसके लिए राशि दी। तो ये महत्वपूर्ण है। और फॉलो अप करवाया, विभाग से कहा, राज्यों से कहा, लोगों से कहा। अब पेंटिंग हो रहा है, लेख लिखे जा रहे हैं, संगीत बज रहा है, गीत बज रहा है, पेंटिंग हो रहा है। पहले शौचालय पर कभी पेंटिंग ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कभी, जो अभी हुआ है। ये सारे के सारे जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण ही हुआ है। तो आप लाल किले की बात जो कह रहे हैं वो एकदम सही कह रहे हैं, समय से 100% कि आज तक लाल किले से इसके पहले कोई भी प्रधानमंत्री शौचालय की चर्चा नहीं किया था। पीके लाहिड़ी जी, एक जो है एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर मैं आपके अनुभव जानना चाहूँगा। जब एक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो भी पद पर होता है, जब एक टास्क लेता है तो तमाम उसके सामने चुनौतियां होती हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी बताते हैं कि सर ये अड़चने हैं इस काम में। अब आप देखिए जनधन की बात, 43 करोड़ जनधन खाते, कोई सोच भी नहीं सकता। दुनिया का सबसे बड़ा बैंकिंग प्रोग्राम 43 करोड़, और इन 43 करोड़ में करीब करीब जो है 70% बैंक खाते महिलाओं के हैं। इनमें करीब 60% से ज्यादा बैंक खाते वहां पर सीधा सीधा उनके हैं जो वंचित वर्ग के हैं। और कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि इन खातों में पैसे होंगे, क्योंकि 0 बैलेंस अकाउंट था ना ये। तो कोई कहते थे इन खातों का मायने क्या है। आज इन खातों में 1.5 लाख करोड़ रुपए। ये जो इतनी दूर की सोच है, टास्क हाथ में ले लेना, अचानक से उसके लिए 1-2 दिन की डेडलाइन दे देना और ये कहना है कि इसको कंप्लीट करना है, ये सब चीजें जो हैं, ये ऊर्जा, ये शक्ति, ये जो विचार है, ये कहां से आते हैं? जैसे मैंने बताया कि वो सदैव जागरूक रहते हैं, उनकी दूरदृष्टि तो रहती है, किंतु साथ साथ में ये बात भी है कि नरेंद्र भाई मोदी पूरे प्रशासन पर इतना बड़ा भरोसा करते हैं, उनकी क्षमता में उनका इतना गहरा विश्वास है कि एक बार हम स्पष्टता से काम सौंप दे तो ये जो प्रशासनिक लोग हैं, करोड़ों की संख्या में हैं, ये काम अवश्य करेंगे और अच्छी तरह करेंगे। उसके लिए वो चिंतन शिविर में कहते थे कि यदि आप सचिव हैं, आप अग्र सचिव हैं, जो भी हैं, तो आप जब भी काम करते हैं, प्रशासन करते हैं, तब आप ये सोचिए कि आप खुद मुख्यमंत्री हैं, किंतु काम को निपटाइए। काम करने में आप बिल्कुल कोताही या लापरवाही न करें। ये जो उनका एक विश्वास है,
और वो विश्वास वहां तक का है कि जैसे जो लोग काम करते हैं, काम सुचारू रूप से चल रहा हो, वो कुछ कहते नहीं, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती, और कोई मुसीबत हो आप उसको रात को भी बताइए कि ये काम में ये रुकावट आ रही है, जो आपने बताया अंतराय हो रहे हैं, तो उनका निपटारा वो उसी मिनट पे कर देंगे। आप कई ऐसी चीजें होती हैं कि जिसमें किसी की ओर से दबाव आता है, ये होता है, आप उनको स्पष्ट रूप से बताइए कि ये घटना ऐसे घट रही है और ये कुछ गलत हो रहा है, तो उसका जो काम है वो तुरंत ही कर देंगे, वो उसमें कोई विलंब का प्रश्न नहीं होता। ये जो जिसको कहिए क्लियर थिंकिंग एंड स्पीडी इंप्लीमेंटेशन, ये उनकी प्रशासन की शैली का एक अभिन्न अंग बना हुआ है। जब आप प्रशासन की शैली की बात कर रहे हैं सर, तो मैं ये भी समझना चाहूंगा कि जब वो एक टास्क हाथ में लेते हैं, आपने कहा जो अधिकारी होते हैं उन पर पूरा ट्रस्ट करते हैं, तो क्या उनके विचारों को, आइडियाज को वो किस हद तक सुनते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, और साथ साथ ये भी कि काम करने की कितनी आज़ादी, जब एक बार बता दिया कि ये हमारा ब्लूप्रिंट है, ये काम करना, उसके बाद काम कैसे करना है, क्योंकि डेडलाइन तो दे दी, पर काम करने की कैसे आज़ादी रहती है उसमें, ये भी मैं आपके अनुभव से समझना चाहूंगा। आजादी 100% रहती है, जहां तक आप परिणाम लेके आइए। जैसे हम वाइब्रेंट गुजरात करते थे, बाहर से तो सब कुछ अच्छा लगता था, तो रात दिन उनकी तैयारी चलती है, तो वो रात को 12 बजे साइट पे आ जाएंगे। देख रहे हैं कि ये भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी भी कुछ छोटे मोटे मैनुअल काम भी कर रहे हैं, जिससे समय से काम हो जाए, तो वो दूसरे दिन बड़ी सभा में कहेंगे कि मैंने ये देखा कि यहाँ के अफसर अपने स्टेटस के लिए कॉन्शियस होने की बजाय छोटा सा छोटा काम हो निपटा देते हैं, और वो टीम वर्क भी देख लेते हैं। कोई दो अधिकारी के बीच में मनमुटाव होता है, तो वो उनको कह देते हैं कि भाई आप अपना जो भी कुछ भी पूर्वाग्रह हो वो छोड़कर एक टीम के रूप में काम कीजिए। वो टीम वर्क को और कमिटमेंट को काफी अहमियत देते हैं। देवेंद्र पटेल जी, एक कनेक्ट होता है लोगों के साथ, आम लोगों के साथ, और मुझे याद है जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब जब मैंने उनको कई चुनावी सभाओं में सुना था, वो एक बात करते थे और उसका जवाब जनता से मांगते थे, कहते थे, अपनी बात रखते थे, कहते थे ये ठीक है, लोग नीचे से जवाब देते थे। ये जो कनेक्ट है आम लोगों के साथ, ये क्या उनकी एक सबसे बड़ी, कह सकते हैं कि एक शक्ति है, क्योंकि वो लोगों से जुड़े रहते हैं। और आपने एक जो बात कही, मैं उसको दोहराना चाहूंगा जरूर, क्योंकि आपने कहा कि जो बुधवार को जब वो लोगों से मिलते थे मुख्यमंत्री निवास में, तो उसका नाम स्वागत प्लेटफॉर्म रखा था, जबकि ज्यादातर जगह हम देखते हैं उसका नाम जो है, ऐसी जगह जब ऐसा कोई कार्यक्रम होता है तो उसको जनता दरबार नाम रखा जाता है कि दरबार है जी, जैसे राजाओं का था। लेकिन स्वागत प्लेटफॉर्म ये अपने आप में एक अलग सोच है, तो कैसे इसको आप डिफाइन करेंगे? उसके पहले 30 सेकेंड में हम बात करना चाहते हैं जी कि भुज में, अच्छा जी, भुज में जो मुख्यमंत्री थे जी माननीय मोदी जी, उस समय हम लोग एग्जीबिशन लगाए थे, और एक एग्जीबिशन में वो आए देखने के लिए, उनको दिखलाया हमने सब सुलभ का काम सब। उसके बाद हमको हाथ पकड़ के और डायस पर ले गए और वहां कहा कि तुम कुछ बोलो। तो जो कहा वो तो महत्वपूर्ण नहीं था, जो कनेक्ट करने की बात अभी आप कह रहे थे कि वो हमारा हाथ पकड़ के जो हमको डायस पर ले गए, वो हमारे जीवन का अविस्मरणीय क्षण है। आज भी मुझे याद है, आप जो कहे थे इनको बोलने के लिए, उसके पहले हमने देखा कि बता दिया आपको। लास्ट में जब इस मौका मिलेगा तो 30 सेकंड के लिए सोमनाथ के बारे में चर्चा। नहीं, मैं जरूर आपको मौका दूंगा सर, अभी समय है, मैं आपको मौका दूंगा। लेकिन आपने बहुत दिलचस्प बात की, क्योंकि ऐसे अनुभव कई लोगों के हैं। अभी देखिए ना खिलाड़ियों के साथ उन्होंने कैसे सहज कर दिया। एक खिलाड़ी और जो भारत के खिलाड़ी थे, वो दूसरे खिलाड़ियों से बात कर रहे हैं कि क्या आपका प्रधानमंत्री, आपका राष्ट्रपति, अमेरिका के खिलाड़ियों से बात कर रहे हैं, क्या आपके राष्ट्रपति आपको फोन करते हैं? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री तो हमें फोन करते हैं जब हम जीतते हैं, और सिर्फ जीतते नहीं, हारने वालों को ढांढस बंधाते हैं, कहते हैं कि रोने की जरूरत नहीं है। तो मतलब ऐसा कनेक्ट जो है, मैं देवेंद्र पटेल जी यही जानना चाह रहा हूं, ये जो कनेक्ट है ये कहां से, मतलब ये चीजें, और ये सबसे बड़ी शायद ऊर्जा है प्रधानमंत्री, क्योंकि जनता के साथ अगर आपका जुड़ाव है, अगर जनता के साथ आपको बात कर रहे हैं सीधा, तो ऊर्जा तो शायद वहीं से आती है।
देवेंद्र पटेल जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? बिल्कुल। जी जी जी। मैं मोदी साहब को, हाँ बिल्कुल सुन रहा हूँ। मेरा जी। आवाज आ रही है आपको? जी जी हाँ। जी। कम से कम 50 साल से जानता हूँ। हाँ। वो राजनीति में आए उसके पहले से, जब वो आरएसएस के वर्कर थे। वो एक जन्मजात ऑरेटर है, और अंग्रेजी में एक उक्ति है कि ऑरेटर्स आर लीडर्स, ग्रेट ऑरेटर्स आर ग्रेट लीडर। तो उनकी उनकी जो बोलने की जो स्टाइल है, उसकी उनकी ऑरेटरी के लिए तो कम से कम 1 घंटा बोलना चाहिए। एक तो उनके पास बहुत अच्छी वॉइस क्वालिटी है, दूसरा उनके पास बहुत सारा नॉलेज है, तीसरा कि उनके पास बहुत सारी हिंदी है। बहुत गुजराती लीडर्स जब नेशनल लेवल पर जाते हैं तो उनकी हिंदी थोड़ी सी गुजराती टाइप की हो जाती है। ये नरेंद्र मोदी जी की स्पीच में कहीं भी आपको देखने नहीं लगेगा। आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये महाराष्ट्र के है, या आपको बंगाल में जाएंगे तो लगेगा वहीं के है, आप यूपी में जाएंगे तो वो वहीं के टोन में बात करेंगे। तीसरा, और उनकी जो आवाज़ है उसमें एक आरोह और अवरोह है। कब उनकी आवाज़ को नीचे ले जाना है, कब उनकी आवाज़ को ऊपर ले जाना है, कब ऑडियंस को इन्वॉल्व करना है, और सामने 1 लाख या 5 लाख या 2 लाख लोग बैठे हैं तो कब उनसे एक आंसर बैक। ये एक स्टाइल जूलियस सीजर की थी। एक जूलियस सीजर भी जब बोलता था तो पूरे रोम के लोग उसके पीछे उसको सुनने के लिए मंत्रमुग्ध हो जाते थे। और ही वॉज, वो जूलियस सीजर के जाने के बाद जितने भी राजा आए वो सब जूलियस सीजर के नाम से जाने गए। ऐसे उनकी जो स्पीच है, वो स्पीच वो कभी इतने रेडीमेड भी नहीं है, उनके पास एक अपना लॉजिक है। और जब भी वो बोलते हैं या जब भी कुछ भी सोचते हैं तो एक कुछ आउट ऑफ बॉक्स कर देते हैं। अगर मान लो किसी विपक्ष के नेता ने उनको चाय वाला बोल दिया तो उसका जवाब इतने सलोकाई से दिया कि ये बोलने वाला खुद शर्मिंदा हो गया और पूरे हिंदुस्तान मोदी जी के साथ खड़ा हो गया। आज भी वो मान लो कि वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के लोगों को मंत्रमुग्ध करते रहे, ऐसा नहीं है। वो हिंदुस्तान के बाहर जब अमेरिका में गए और अमेरिका में जब प्रोग्राम किए तो वहाँ पर 50,000 से ज़्यादा लोगों को, ऑडियंस को जिस तरह उन्होंने मंत्रमुग्ध किया, तो प्रेसिडेंट ट्रंप उस जमा वक्त के वो भी काफ़ी इम्प्रेस हो गए कि इतने लोग तो मेरी मीटिंग में भी नहीं आते हैं, अगर आते हैं तो इनकी ऐसी कनेक्टिविटी भी नहीं है। मतलब कि आज भी 2-3 विश्व के जो महान ऑरेटर है, इसमें मान लो कि बराक ओबामा को गिने जाते हैं और दूसरे प्रधानमंत्री मोदी जी है। तो ये इनकी एक स्टाइल है, वो स्टाइल वो उन्होंने खुद ओरिजिनल है और अपने आप में उन्होंने खुद ने डेवलप किया है, क्योंकि हर लोगों को लगता है कि मोदी जी हमारे हैं और उसमें जरा भी थोड़ा सा भी ड्रामा नहीं है। उनकी आंख में, उनकी आवाज़ में, उनमें दर्द, दुख, सब कुछ वो प्रजा के साथ है। वो इसका बोलते हैं तादात्म्य, और वो तादात्म्य की वजह से वो आज भी प्रजा के साथ सीधा कनेक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। बिंदेश्वर जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा। आप क्योंकि बिहार के हैं, उत्तर भारत के, और दरअसल ऐसा नहीं है कि गुजरात से पहले प्रधानमंत्री, उसके पहले मोरारजी देसाई भी गुजरात के थे, वो देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन ये हम देखते हैं कि गुजरात का एक व्यक्ति जो है, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी, स्वीकार्यता जो है, उत्तर प्रदेश में भी उतनी ही रहती है, उससे ज़्यादा हो जाती है। उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो जिस तरह जब उन्होंने वाराणसी में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, तो वहाँ पर वाराणसी में किस तरह से लोगों ने उनको हाथों हाथ लिया, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से वहाँ चुनाव जीता। बिहार में जाते हैं तो बिहार के लोग भी उनको उतना ही प्यार देते हैं। ये जो बात है, ये क्या है कि मतलब एक व्यक्ति को आप हर जगह पे देखेंगे लोग इतना प्यार, इतना सम्मान, क्योंकि बिहार के लोगों के बारे में तो कहा जाता है कि वो जनरली जो है पॉलिटिकली बहुत जो है सक्रिय रहते हैं, हर चीज़ को जानते हैं, समझते हैं, लेकिन जल्दी किसी को स्वीकार भी नहीं करते। नहीं, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो व्यवहार इतना सरल है और सहज है, और जिस प्रेम से लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, तो उनको लोगों से कनेक्ट करने में सुविधा होती है, और उन बातों की चर्चा करते हैं
जो स्थानीय लोग उसको पसंद करते हैं। तो ये बात आपने सही कही है कि बिहार एक ऐसा जगह है जहाँ समय लगता है लोगों को स्वीकार करने में, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को स्वीकार करने में समय बिहार ने भी नहीं लगाया। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि ये जिस प्रकार से सहज और सरल होकर के जो स्नेह और प्रेम लोगों को देते हैं, इस प्रकार से वो जो अपने बातों को रखते हैं। और सबसे बात है कि आदमी जो निश्चल होता है, जो भी आदमी जाता है क्षेत्र में, वो कुछ न कुछ सोच के जाता है कि कुछ मुझे वोटरों से, लोगों से कुछ पाना है। प्रधानमंत्री मोदी में जो दम है, वो दम यह है कि भैया मुझे तो नहीं कुछ चाहिए, तुम्हारे लिए जितनी सेवा हमसे हो सकती है वो सेवा मैं निस्वार्थ भाव से करूंगा। अब ये जो संवाद लोगों तक पहुंचा है कि मोदी जी को कुछ नहीं चाहिए, आपको जो उनसे लेना है आप लीजिए, तो इससे क्या होता है कि इनकी सहजता सरलता है, उसका ग्राह जो है ना, वो यूपी और बिहार ऐसे जगह में भी डिफिकल्ट जगह है, वहाँ भी बड़े अच्छे से सम्मान की तरह आज भी मोदी जी को उतना ही सम्मान बिहार में है जहाँ दूसरी जगह भी है। तो मेरा तो यही कहना है कि एक तो विषय की पकड़ भी है, वो जो बोलते हैं तो विषय की पकड़ इतनी अच्छी उनकी है कि, और जब बोलते हैं तो उनकी भाषा को आप देखे होंगे और उनके जो उच्चारण को देखा होगा, जिस ढंग से बोलते हैं उसको भी देखा होगा, स्थानीय लोगों को कैसे कनेक्ट कराते हैं, जो पहले आपने पूछा था, उसको इतना बढ़िया से कनेक्ट कराते हैं कि आदमी उनकी बातों में खो जाता है। उनका शायद होमवर्क है या उनका जो है लगातार हर चीज को पढ़ने की, सीखने की जो उनकी ललक है, और जैसे लगातार निरंतर वो पढ़ते रहते हैं। और वो कहते हैं कि उन्होंने करीब 40 साल तक जो है परिव्राजक की तरह जो है पूरे देश का भ्रमण किया। ये मेरे साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी था। तो क्योंकि वो जहां जाते हैं डॉक्टर साहब, वो वहां से जो उनका रिश्ता होता है, जैसे अभी अलीगढ़ गए थे तो अलीगढ़ के ताले की बात जो है कैसे देश की सुरक्षा के साथ अलीगढ़ के ताले को कनेक्ट कर दिया, और अलीगढ़ के लोग जो हैं किस तरह से एकदम से जो उनको लगा कि अरे ये तो हमारे मन की बात कह दी। शायद ये एक बहुत बड़ी बात होती है। ये कहा आपने मन की बात, जी, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। ये भी जनता के मन को, माँ जो है वो बच्चे की बात को ज्यादा समझती है। कोई बच्चा तुतला रहा है, साफ साफ नहीं बोलता है, आप जाते हो उस घर में, वो बच्चा जब बोलने लगता है तो आप समझते नहीं क्या कह रहा है, तो माँ दौड़ के आ जाती है और कहती है कि ये बच्चा ये आपको बोल रहा है। तो माँ बात समझ रही है, लोग नहीं समझ रहे हैं। तो मन की बात जो मोदी जी की छोटे स्टूडेंट्स की, अब बच्चे जो इम्तिहान देते हैं उस समय कितना तनाव उनके मन में रहता है, उस पर भी वो सोचते हैं कि भाई इनको तनाव नहीं होना चाहिए, आसानी से इम्तिहान ठीक से दें, और इसके लिए कि भाई कितना मार्क्स आएगा नहीं आएगा। अब ये सब इतनी छोटी बात, और जो छोटी बात को पकड़ता है वही बड़ा होता है। तो मन की बात में आप देखेंगे कि जितनी भी बातें वो करते हैं वो सब बातें इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी महत्वपूर्ण है, इसका वर्णन नहीं है। और उसके इतनी सहजता से, सरलता से लोग बोल जाते हैं और लोग कनेक्ट कर लेते हैं। पीके लाहिड़ी जी, शौचालय से लेकर जी टेक्नोलॉजी तक, लाहिड़ी जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि शौचालय से लेकर, स्वच्छता से लेकर टेक्नोलॉजी तक, अभी आपने कहा सिर्फ शौचालय की बात थी, जब उन्होंने मंदिर के बारे में भी, मंदिर की जब भी चिंता की, तो ये कि मेरा जो हमारे यहाँ जो मंदिर है वो सबसे साफ होगा। और मैं देख रहा हूँ अभी देश में ये मुहिम भी चली है, कई लोगों ने मुहिम भी चलाई है कि हमारे मंदिरों को कैसे साफ रखना है, तो ये भी मुहिम चल रही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि स्वच्छता की एक तरफ बात, दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी की, किसी ने सोचा नहीं था कि टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल होगा, क्योंकि हम बार बार याद करते हैं देश के एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है, ज़मीन पर 15 पैसे पहुंचता है। टेक्नोलॉजी से का इस्तेमाल करके, तकनीक का इस्तेमाल करके कैसे दिल्ली से चला 1 रुपया जो है वो ज़मीन तक भी पहुंचे, ये एक बहुत बड़ी एक कहानी है। हिंदुस्तान में बदलाव की एक बहुत बड़ी कहानी है। मुझे याद है शायद 90 का दशक था जब मैं खानपुर में बीजेपी का जब दफ्तर था, वो बीजेपी के प्रचारक थे, मैं वहाँ पर उनसे मिला था। तो उनके छोटे से कमरा वहाँ पर जहाँ वो एक प्रचारक की तरह रहते थे, वहाँ पर एक पानी का घड़ा था और एक कंप्यूटर था। तो ये जो टेक्नोलॉजी को कैसे लोगों के जीवन
में बदलाव का हथियार बनाना है, कैसे बदलाव करना है, ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसमें जब से मुख्यमंत्री के जिम्मेवारी उन्होंने संभाली तो पहली जो मीटिंग हुई सब अधिकारियों के साथ, उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी कि टेक्नोलॉजी का कोई विकल्प नहीं है। जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वो हमें सीखनी चाहिए। उन्होंने मोबाइल दिखा के बताया कि इसमें कितने फीचर हैं, हम सब जानते भी नहीं, इस्तेमाल करने की तो बात ही नहीं होती। अच्छा। दूसरा, जब उन्होंने सोमनाथ मंदिर का ट्रस्टी का काम संभाला तो उन्होंने कहा कि यहां पूरा काम डिजिटल हो जाना चाहिए, और आज हमारे दर्शन, आरती, पूजा वो भी ऑनलाइन होने लगे, और वहां तक कि ये श्रावण के महीने में 7.5 करोड़ लोगों ने भगवान का दर्शन घर बैठे टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया। और यहां जो गुजरात में जो आईटी सेक्शन था उनका पूरा कायाकल्प करके साइंस सिटी की स्थापना करके जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी की बात है उसमें अति आधुनिक रहने का उनका जो आग्रह है ये सदैव बना रहा है। वो टेक्नोलॉजी में समझते हैं कि जब पीछे छूट जाएंगे तो हर चीज में पीछे छूट जाएंगे, चाहे कृषि हो, शिक्षा हो, प्रशासन हो, उद्योग हो। जो लोग टेक्नोलॉजी में पिछड़ जाएंगे वो पीछे रह जाएंगे, और उनके लिए फिर विकास करने का तो स्वप्न हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, कोई भी चीज में मॉडर्नाइजेशन करना हो, आधुनिकरण करना हो, अपग्रेडेशन करना हो, तो सदैव वो उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है जी सबसे बड़ी बात यह है जी कि उनमें ग्राह्यता बहुत अधिक है, बातों को बहुत जल्दी समझते हैं। और हमने भी उनको 2 फीट का शौचालय दिखलाया हमको एज ए प्राइम मिनिस्टर जी, और बताया कि यह टेक्नोलॉजी है जिसमें जो मनुष्य मल है वो जो बैक्टीरिया है सॉइल में वही इसको कन्वर्ट कर देता है। तो यदि सीवर की प्रणाली जो और प्रधानमंत्रियों के समय में और सीवर प्रणाली से जो चाहते थे कि ये मैला ढोने की प्रथा खुले रूप में शौच की प्रथा समाप्त हो जाए तो संभव नहीं था। लेकिन जब उन्होंने सुलभ की टेक्नोलॉजी को देखी 2 फीट वाली की और लोगों से बातचीत की अपने अधिकारियों से, और वो समझ गए कि भाई यही इसका वो विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो टेक्नोलॉजी की बात यहाँ पर है कि ये टेक्नोलॉजी हमने दुनिया को दी है। भारत के लोग बाहर से टेक्नोलॉजी लेते हैं, अभी जो मोबाइल की बात चल रही थी, लेकिन हमने जो टेक्नोलॉजी दी, 7 टेक्नोलॉजी का आविष्कार हमने किया है। तो इनमें सबसे अच्छी बात क्या है माननीय मोदी जी में कि ग्राह्यता बहुत इनमें है, इसी बात को तुरंत पकड़ लेते हैं। और उनको हमने पानी दिखलाया पखाने का, और वो पानी 10 BOD है, उस पानी को हाथ से धोइए, पखाना इस्तेमाल कीजिए, खेत में डालिए, और उसको तो ये सब चीज जो है आम आदमी को, जो बड़े लोग हैं, एक छोटी छोटी टेक्नोलॉजी को समय लगता है समझने में, लेकिन जो स्मॉल टेक्नोलॉजी है, शुमाकर की किताब है आपने देखी होगी, स्मॉल इज ब्यूटीफुल जी। तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल में गांधी ने भी कहा है, शुमाकर ने भी कहा है कि जो अप्रोप्रिएट हो, अफोर्डेबल हो, इंडिजिनस हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। होल जो टॉयलेट प्रोग्राम आप देख रहे हैं, इसमें ये जो टेक्नोलॉजी का जो आविष्कार हमने किया, इसको स्वीकार करने में, ग्रहण करने में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देर नहीं लगाई जी, और अधिकारियों से बात करके, समझ बूझ करके और तुरंत चालू कर दिया इसको। तो ये बहुत अच्छी बात इनमें है जी, ये बातों को जो है टेक्नोलॉजी पर बहुत ध्यान देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो दिखता है रोज, और बहुत डिटेल में जाते हैं कैसे मोबाइल को ताकत बना सकता है एक आम आदमी, इसको लेकर उन्होंने कई चीज, या गरीबों की बात तो सभी करते हैं, और सबकी मंशा भी, किसी की मंशा पे हमें शक भी नहीं करना चाहिए। सबकी मंशा रही है कि भाई गरीबों का कैसे उत्थान हो। लेकिन देश में 2 प्रधानमंत्री, अगर मैं कहूँ, हालांकि कुछ और हो सकते हैं जो थोड़े समय के लिए रहे, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जो एक बहुत ही निर्धन कमज़ोर परिवार से आते थे, और दूसरे जो हैं नरेंद्र मोदी जो एक बिल्कुल गरीब परिवार से चाय बेचते थे। क्या ये जिस तरह के आप कोरोना के कारण जो लोग बहुत परेशान होंगे, 81 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में आज
फ्री राशन मिल रहा है, जो अमेरिका के 2.5 गुना, यानी 2.5 अमेरिका उसमें आ सकता है, पूरी आबादी उसकी। इसके अलावा आप जनधन योजना का मैंने जिक्र किया, इस तरह से गरीबों को पक्के मकान की बात आई, कैसे गरीबों को मकान मिले। पानी अब हम देख रहे हैं 4.5 करोड़ लोगों के घर में पीने का स्वच्छ पानी पहुंच गया। और यही इस सिलसिले की शुरुआत जो है गुजरात से ही हो गई थी। गुजरात में गरीबों की जिंदगी में कैसे परिवर्तन लाना है, यहीं से हुई थी। हाँ बिल्कुल। देखिए, मोदी जी खुद एक गरीब परिवार से आए। गरीब परिवार में उन्होंने बहुत सारी तकलीफें झेली। वो जब भी प्रचारक थे तो बहुत सामान्य कार्यकरों के घर पर वो जाते थे, सभी की तकलीफ देखते थे वहाँ पर। उनको उस जमाने में उन्होंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि एक दिन मैं गुजरात का मुख्यमंत्री बनूंगा या एक दिन गुजरात का मैं प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनूंगा। और नसीब उनको ये जगह पे ले आया कि एक दिन गुजरात के सीएम बने और बाद में वो प्रधानमंत्री बने। जैसे ही गुजरात के सीएम बने तो उनको सबसे पहली नज़र उनको पता चला कि अगर हिंदुस्तान में गरीबी ख़त्म करनी है तो पहले किसानों को ठीक करना पड़ेगा, कि उनकी आमदनी ठीक हो, उनकी जिंदगानी ठीक से रहनी चाहिए। वो करने के लिए उन्होंने जितनी भी सपोर्ट प्राइस की सिस्टम डाली, रेशन कार्ड की सिस्टम को उन्होंने ठीक कर दी। रेशन कार्ड में देने में बहुत सारे करप्शन वगैरह थे, वो बारीकाई से उन्होंने देखा, क्योंकि वो सब तकलीफें उन्होंने झेली थी। ये करने के बाद उन्होंने ये भी देखा, जैसे मैंने आपको बताया कि किसानों को बिजली इतनी, क्योंकि कभी कभी किसानों को ऐसे समय पर बिजली दी जाती थी कि कभी जाती बिजली नहीं मिलती थी, तो उन्होंने सबसे पहले किसानों को बिजली देकर उनकी खेतीबाड़ी की आमदनी बढ़ाई। गरीबी को लिए उन्होंने बहुत सारी स्कीमें करी, खास करके आत्मनिर्भर के से भी पहले उन्होंने ये काम गुजरात से शुरू किया था और धीरे धीरे हिंदुस्तान तक वो ले गए मेरे ख्याल से। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने कभी अपने परिवार को कभी दिल्ली में नहीं बुलाया, कभी परिवार बात को इम्पोर्टेंट नहीं दिया, क्योंकि वो कभी वो बहुत बड़े पैसे वाले परिवार से आते नहीं थे, इसलिए उनके दिमाग में हमेशा वो गरीबी रहे। और ख़ास करके जैसे मैंने शुरू में कहा कि जो स्वागत प्लेटफॉर्म बना था, वहाँ पर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट लोग नहीं आते थे, वहाँ पर कोई नौकरी की ट्रांसफ़र कराने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए नहीं आते थे। वही राशन कार्ड वाले आते थे कि हमको राशन कार्ड नहीं मिल रहा, हमको ज़मीन का ये सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, मुझे ये कंपनी या मुझे बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने देखकर उन्होंने सिर्फ पूरे गुजरात राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन को वो गरीबों के लिए आसपास ही खड़ा कर दिया और सभी अफसरों को भी बोल दिया कि अगर ऐसा कोई भी आदमी आता है तो आप सबसे पहले उनको अटेंड करो। ऐसे उन्होंने बिना कहे, बिना उसकी बहुत बड़ी एडवर्टीजमेंट दिए हुए गरीबों का काम उन्होंने खुद ने शुरू कर दिया। जी लहड़ी जी, सत्ता में आकर जब आप सेवा की बात, समर्पण की बात करते हैं, तो कह सकते हैं कि सत्ता में एक संत पुरुष के रूप में, या मैं अगर इस तरह से आकलन करना हो, अगर गरीबों की चिंता करनी हो, देश को मजबूत बनाना हो, लेकिन उन सब से चीज़ों से जो है अपने परिवार का, जिसका अभी जिक्र किया, परिवार तक को उन्होंने अपने आप को परिवार से दूर कर दिया, तो सत्ता में एक संत कह सकते हैं क्या? जरूर। उन्होंने चिंतन शिविर में सबसे पहले ये बात कही कि आप लोग और ज्यादा बहस न करें, कोई चीज पढ़े न पढ़े, एक सिर्फ जो हमारे गांधी जी का प्रिय भजन था, नरसिंह मेहता का बनाया हुआ कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। इफ यू आर सेंसिटिव, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन विल बी सॉल्व। जब आप संवेदनशील होंगे, आप लोगों के प्रति समर्पित होंगे, तो कोई ऐसा काम नहीं है कि जो लोगों के प्रति
समर्पित होंगे तो कोई ऐसा काम नहीं है कि जो प्रशासन न कर पाए और लोगों की सुखाकारी बनी रहे। ये संवेदनशीलता, स्मरण शक्ति और सेवा भाव का त्रिवेणी संगम है। इसमें कोई शंका का तो प्रश्न ही नहीं, किंतु ये जो उन्होंने अपने व्यक्तित्व में बिल्कुल सोच समझ के स्थायी किए हुए भाव हैं कि हर दिन संवेदनशील होना, स्मरण शक्ति रखना, आगे पीछे 360 डिग्री का पूरा सर्कुलर व्यू लेके काम करना और साथ साथ में जो भी है वो अपने समर्पण भाव से करके बस एक संतोष का अनुभव करना, ये इनकी जो एक शैली बनी हुई है, उसी की वजह से आज देश में एक आत्मीयता का भाव पैदा हुआ है। लोगों को लग रहा है कि हमारे में से हैं, हमारे लिए हैं और हमारे लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, जी डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, मैं आपसे आखिरी एक बात जानना चाहूंगा जिसका आपने शुरू में जिक्र किया कि भारत जो है इसमें जी 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 देवेंद्र पटेल जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, मैं एक छोटी सी बात इसमें ऐड करना चाहूंगा। जल्दी से जी कि गरीबों के लिए जो मोदी जी ने कहा, वो सिर्फ इसका एक ही एग्जांपल देना चाहता हूं कि गुजरात के और हिंदुस्तान के गरीब झोपड़पट्टी में रहने वाले बहुत जितने भी गरीब परिवार थे, वो महिलाओं को जंगल में जाना पड़ता था, लकड़ियाँ लानी पड़ती थी, चूल्हा जलाना पड़ता था, आंखें और अपने फेफड़े को खराब करना पड़ता था। उन्होंने सिर्फ एक उज्ज्वला योजना लाकर जिनके पास बीपीएल कार्ड है उनके लिए मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दे दिया और आज लाखों नहीं करोड़ों परिवारों में उन्होंने एक बहुत बड़ा आशीर्वाद का काम किया कि गरीबों के घर में भी चूल्हा अभी गैस से चल रहा है। जी हाँ। मेरे ख्याल से इससे बड़ी गरीबी हटाने की बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस देश में गैस कनेक्शन के लिए लाइनें लगती थी, लोगों को बुकिंग कराकर महीने महीने इंतजार करना पड़ता था, वहां लक्ष्य तय किया गया था 5 करोड़ महिलाओं को जो है गैस सिलेंडर देना है, लेकिन लक्ष्य से आगे जाकर 8 करोड़ महिलाओं को दिया गया। और इतना ही नहीं, उज्ज्वला 1 योजना हुई, उसके बाद अब उज्ज्वला 2 जो है उसको लॉन्च कर दिया गया। तो एक विजन देखिए। पर डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक, एक आखिरी बात मैं आपसे डॉक्टर पाठक आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो पूरा का पूरा उनका सफर है, आपने शुरू में ही कहा कि भारत को कैसे एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाया, आत्मनिर्भर बनाया। आज कोरोना की 75 करोड़ से ज़्यादा जो है हम लोग जो है लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं। भारत में बनी वैक्सीन से दुनिया में चंद देशों ने कोरोना की वैक्सीन बनाई, भारत उसमें से एक है। आत्मनिर्भर भारत भी बनाया और एक मजबूत राष्ट्र भी बनाया जो दुनिया से आंख में आंख डालकर बात कर सकता है। देखिए, कोरोना के लिए जितना मेहनत हो सकता था और जो आपने कहा कि दवा जितनी जल्दी बन सकती थी बनवाई इन्होंने, और अपने देश में नहीं दूसरे देशों को भी दिया इस बात से निजात पाने की। तो कोरोना में जितना काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए, वास्तव में किसी ने नहीं की। और उसी के चलते उन्होंने दिया कि भाई नाक बंद करके रखो, डिस्टेंसिंग करो, सोशल डिस्टेंसिंग करो, ये सब जो प्रिकॉशन दिया उन्होंने, और साथ साथ जो आप वैक्सीन की बात कर रहे थे, वो जो उन्होंने करवाया, ये अतुलनीय था। और वो उसी चलते ये रुक सका इतना, अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है इस देश को। जो हम करना चाहते थे अपनी बात उसमें जी, कि वो आपने कहा ये संत की बात की, अब फिर शांतर हो गया। मेरा कहना है कि पहले तो है कि हम कई बार उनसे मिल चुके हैं, तो उनमें जो सबसे बड़ी बात है कि जिससे मिलते हैं उसको इतना सहज कर देते हैं, अपने सहज आते हैं उसको सहज कर देते हैं कि पता नहीं लगता है कि हम एक प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं। इसलिए बोलने वाला आदमी हर बात अपनी बोल पाता है। तो संत का जो लक्षण पहला तो ये है। दूसरा ये कि संत कौन है? जो प्राकृतिक संपदाओं का सबसे कम उपभोग करता हो उसको संत कहा जाता है। और एक बार हम एक इंटरव्यू देख रहे थे जी,
जिसमें उन्होंने कहा कि रुपया रखते ही नहीं, और कहीं गए ये किसी जगह टूर में, तो वहां गए, जो लेने वाला आदमी था वो आया ही नहीं। अब ये बैठे रहे, तो कुछ था ही इनके पास में, न पैसा था न करेक्शन था, कहाँ जाना है। 3 घंटा के बाद हम छोड़ देते इसको, 3 घंटा के बाद वो आदमी आया और इनको, चूंकि इनके पास 1 रुपया था ही नहीं, तो रामकृष्ण परमहंस को किसी ने उनके बिछावन के नीचे 1 रुपया रख दिया था। अब वो जो आज सोने के लिए आए तो लगा कि मेरा देश जल रहा है, तो कहा कि मेरा देश जल रहा है, मेरा देश जल रहा है, क्यों जल रहा है, क्या हो गया, जब इसको बिछावन को ये करो, तो 1 रुपया खवा था जी। तो इतने संत के जो गुण हैं वो सारे के सारे गुण में है। और जो आप कह रहे थे जी कि वो संत की जो परिभाषा वही है कि जो प्राकृतिक संपदाओं का सबसे बिल्कुल प्रधानमंत्री होने के बाद परिवार को कोई लाभ नहीं पहुंचा। अब अंत में हम, चूंकि समय खत्म हो रहा है जी, तो मेरा यही है कि सोमनाथ मंदिर हम गए थे एक बार, तो उसमें एक श्लोक है जो हम पढ़ रहे थे, लंबा श्लोक है, हम नहीं पढ़ेंगे जी। उसमें वो है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पम निरीहं चिदाकाशुमाकाशुवासं भजेहं। छोड़ देते इसको हम। तो पढ़ते पढ़ते क्या हुआ कि मैं एकदम अदालत में संबंध हमारा हो गया और मेरी आंख से आंसू आने लगे। जी जी जी। तो पूरा हो रहा था श्लोक रुद्राष्टक वेदक प्रोक्तम, तो मेरी वाइफ ने मुझे धक्का लगा के जगा दिया, मैं निद्रा तोड़ दी हमारी। कहा कि भाई क्यों मेरा धक्का दिया, आप इतना रो रहे थे इतना क्यों। मुझे याद है कि उसमें मुझे पता ही नहीं था कि हम कहाँ खड़े थे जी और क्या कर रहे हैं। तो सोमनाथ मंदिर के बारे में चर्चा हो रही है। बिल्कुल, वो तो दिव्य और भव्य जगह है, बिल्कुल इसमें कोई दोहराई नहीं, दिव्यता जगह बढ़िया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस मंदिर को काफी अभी बिल्कुल किया है। बिल्कुल। और हम यही कहेंगे अंत में जी कि जो राष्ट्र का नेता हो, ये लिखा है किसने, बर्टन रसेल ने जी, उसने लिखा है कि जिसको राष्ट्र को आगे ले चलना होगा उसको त्याग करना ही पड़ेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए त्याग करना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, जो सत्ता है वो सेवा के लिए है, सत्ता जो है वो लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए है। और इसी दिशा में लगातार वो काम कर रहे हैं। और उनका जन्मदिन भी है, पूरा राष्ट्र जो है उनको जो है शुभकामनाएं दे रहे हैं। हमारे सभी मेहमानों ने भी शुभकामनाएं, हम लोग को भी नहीं, हम लोग भी उनको बिल्कुल बधाई दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, पीके लहिरी जी, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक और देवेंद्र पटेल जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे तीनों मेहमान जुड़े थे। जैसा मैंने कहा कि सत्ता में रहकर लोगों के बदलाव के लिए, लोगों की ज़िंदगी में बदलाव के लिए आप क्या कर सकते हैं, और अगर कुछ करना है तो उसके लिए सेवा, समर्पण और सुशासन जो है उसका पालन करना पड़ेगा। और 20 साल जो हैं सेवा, समर्पण और सुशासन के जो हैं प्रधानमंत्री ने, पहले मुख्यमंत्री के तौर पर और प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार उनका जो काम है, सेवा है, वो अनवरत जारी है। इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।